नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ जो ख़ास शख्सियत हैं उनका परिचय किस तरह से मैं दूं, ये मेरे जहन में अल्फाज कहीं अटकते इस मायने में हैं कि वो जिस तरह की शख्सियत हैं, जिस तरह की वो पर्सनैलिटी हैं, वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि शब्दों से कहीं ऊपर हैं। अगर मैं बात करूं अदब की दुनिया की, लिटरेचर की दुनिया की, तो वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनको पूरी दुनिया ठहर कर सुनती है। और जिस ज़ुबान में वो अपनी बात कहते हैं, चाहे वो नज़्म हो, गज़ल हो, गज़ल की तो बात ही क्या है, और जिस अंदाज़ में वो अपनी बात कहते हैं वो बात हमें याद दिलाती है उन इटर्नल लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ की जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। चाहे वो कबीर हों, तुलसी हों, जायसी हों, या ऐसी कितनी सीरीज़ हो जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, और 500 साल, 800 साल, 1000 साल बाद भी हम उनको नहीं भूलते हैं। और अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपका परिचय कराता हूँ, तारुफ़ कराता हूँ नामचीन शायर दुनिया के वसीम बरेलवी साहब से। बहुत स्वागत करता हूँ बरेलवी साहब आपका। यादों के आपको पीछे ज़रा ले जाना चाहूँगा। हम जानना चाहेंगे, आज बड़ा मौका हमें मिला है आपसे बात करने का। किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के बरेली से, और आगे क्या क्या जहन में यादें कौनती हैं। हम कभी ऑटोबायोग्राफी के शक्ल में तो पढ़ेंगे ही उन चीज़ों को, लेकिन मैं जानना चाहूँगा ज़रूर कहाँ से ये इब्तिदा हुई, आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई। हाँ, ये तो बहुत पुरानी बात है और आ भी चुकी है, मतलब तहरीर में भी आ चुकी है जी, क्योंकि मेरे ऊपर काम हो चुका है, निश्चित तौर पर। जी, तो उसमें भी आया है। लेकिन ये कि अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं हुआ है, क्योंकि वो हिंदी में भी छपना चाहिए तो सब लोगों तक पहुंचेगा। अभी तक उर्दू में छपा है वो। जी। दरअसल मेरा ख़ानदान जो है वो तो मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखता था, ज़मींदार ख़ानदान था जी। लेकिन मेरी पैदाइश और परवरिश मेरी ननिहाल में हुई, वो भी जी। ज़मींदार ख़ानदान था। लेकिन मेरे वालिद साहब शायर थे और नसीम मुरादाबादी साहब के नाम से लिखा करते थे। जी। और उनका हल्का था, उसमें जिगर मुरादाबादी साहब से उनका बड़ा खुसूसी ताल्लुक़ था, और रईस अमरोही साहब से, जो ज़माने के बड़े शुआरा थे उन साहब, तो घर पर आना जाना हम लोगों का रहता था। लेकिन हम लोगों के कुछ हालात ऐसे थे कि बरेली हम रहे, ननिहाल में रहे, तो बरेली में ये बहुत छोटी उम्र थी, ये 47 का ज़माना था जी। कि कुछ हालात ख़राब हुए तो हम लोगों को तालीम की वजह से हमारी वालदा साहिबा ने मुंतकिल किया मुरादाबाद और रामपुर। जी, रामपुर। जी। और रामपुर में तालीमी सिलसिला जो वहाँ छठे 7वें क्लास के अंदर जो तालीमी, तो वहाँ पर बहुत ज़ोर था बैतबाजी का, अंताक्षरी जिसको कहते हैं। तो कम उम्र के बच्चे जो थे उसमें दिलचस्पी लेते थे, घरों में महफिलें होती थी, बैतबाजी के मुकाबले हुआ करते थे, तो वहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ। और फिर ये कि चूँकि ख़ानदानी सिलसिला भी था, वालिद साहब के यहाँ भी सोबतें होती थी, शौरा आते थे, बैठते थे, तो एक जहन उस तरह से बनना। तो मैं समझता हूँ कि शायरी का आगाज़ तो मेरा 8-9 साल की उम्र में हो गया था। बल्कि लिखा भी गया वो वाक़या कि वालिद साहब के साथ एक दिन रामपुर में जिगर मुरादाबादी साहब तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने जो इब्तदाई कुछ शेर कहे थे तो वालिद साहब ने उनके सामने रखे, तो मुस्कराए और बोले कि पढ़ाई में एक ऐसा है, तो बताया कि साहब फर्स्ट आता है जी। तो उन्होंने मेरे सर पे शफ़क़त से हाथ फेरा और कहा, बेटे अभी तो शेर कहने के लिए उम्र पड़ी हुई है, तो अभी पढ़ाई करो जी लगा के। तो वो कुछ इतना असर उनकी बात का हुआ कि मैं फिर उसी में पढ़ाई लग गया। जी। फिर वो सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हुआ। फिर जो BA MA में आए, फिर ज़िंदगी ने नई तरह से करवटें लेना शुरू की। तो फिर शायरी चूँकि मिजाज में थी, तो शायरी दो आप समझिए कि शायरी एक ऐसा फ़न है, कविता या काव्य जो है वो अंदर होता है, बाहर से नहीं आता। यानी आपके जो जितने भी फाइन आर्ट्स हैं उनमें भी अगर आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि म्यूज़िक है, मौसीकी जी, उसके लिए इंस्टीट्यूशन होता है सिखाने को, सिखाया जाती है जी। आप पेंटिंग देखिए, उसमें भी सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं। रक्स जिसको आप नृत्य कहते हैं, उसको भी सिखाया,
लेकिन कहीं शायरी का इंस्टीट्यूशन नहीं देखा। कहीं कहीं नहीं देखा, बिल्कुल तो आपने इट इज़ सही गॉड गिफ्टेड जी। और वो फिर ये है कि आपकी सलाहियतों पे रहता है, ऊपर वाले की मेहरबानियों पे रहता है कि आप कितना उसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक जो ये एक सूफियाना मिजाज है जो फ़कीरी है, ये भी गॉड गिफ्टेड है जो Exactly. आपके व्यक्तित्व अरे में खैर है। मैं तो जी, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, मुझे तो लेकिन ये ज़रूर है कि जी, देखिए जब आपको खोने में लुत्फ आने लगता है तो क्या आप कुछ बात है। पाते हैं। वाह वाह। तो पूरा तसव्वुफ जो है वो अपने आप को मिटा देने का नाम है। जब आप लीन हो जाते हैं तब आपके अंदर से आप उभर कर आते हैं। वाह वाह। तो शायरी जो है वो भी वही ज़रिए, वो उसी रास्ते तक पहुंचाती है। जी जी जी। मैंने एक चीज़ अक्सर मेरे जहन में आती है वसीम साहब कि जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत थी, ख़ास तौर से आज़ादी मिलने के बाद कई नामचीन शायर वहाँ पहुँचे और अपने फ़न को उन्होंने वहाँ नुमाया किया और बड़ी रिस्पेक्ट से उन्होंने, साहिल लुधियानवी साहब मेरे जहन में आते हैं, और कई नामचीन शायर हैं, हसरत जयपुरी साहब हैं। लेकिन बाद में ये सिलसिला कुछ अटकता सा रहा। नीरज साहब गए लेकिन कुछ उनको मज़ा नहीं आया वहाँ। जितनी मेरी जानकारी है आपने भी कुछ फिल्मों में शायद सॉन्ग। नहीं नहीं, मेरा फिल्मों में बात हुई जी। और मुझे अब वो तफसील में जाने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे बुलाया भी गया जी हाँ। और बड़े अहम डायरेक्टर ने बुलाया था कि जी। लेकिन वो वहाँ के मामलात के मुताबिक मैंने अपने आप को हाँ मैं अपने आप को ढाल नहीं पाया। मतलब जो जिस तरह की चीज़ें रखी जा रही थी। हाँ हाँ। अब मिसाल के तौर पर वहाँ पर पहले ही शर्तें रख दी गई कि ये चीज़ हो, ये चीज़, तो शर्तों पे ज़िंदगी चल नहीं पाई हमसे। हमें नुकसान में दुनियावी हिसाब से नुकसान में इसीलिए रहे कि हम शर्तों में नहीं जी पाए। जी जी जी। तो वहाँ की ज़िंदगी में जो लोग गए उन्होंने जाकर वहाँ पर बड़ी मेहनतें की, बड़ी जद्दोजहद की। आप देखिए जितने नाम आपने लिए, साहिर साहब हैं या शकील साहब गए वहाँ पर, या मजरू सुल्तानपुरी साहब वहाँ पर गए, या हसरत जयपुरी गए, शैलेंद्र गए, इन लोगों ने नाम कमाया, इन्होंने अपने आप को वहाँ पर वक्फ कर दिया। तो वहाँ का हिस्सा बनने के लिए जी 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 उन बहुत सी चीज़ों से आपको समझौता करना पड़ता है कि जो आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं होती। जो आपकी शायरी में जो एक बहुत ही हिंदुस्तानियत, मैं ये लफ्ज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, और एक ऐसी हिंदुस्तानियत है जो जिससे हम सब रूबरू होकर उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये भी क्या एक कुदरतन एक फ्लो रहा आपकी लेखनी में, आपके कलम में, या फिर आपने सोचा कि नहीं शायरी वो हो जो आम आदमी तक भी उस तक ऐसी पहुँचे कि वो भी समझ पाए कि इसका मिजाज क्या है, इसका मर्म क्या है? देखिए पहली आपने दोनों बातें बहुत अच्छी कही हैं और इसको मैं बहुत विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा जी। कि दरअसल शायरी है क्या जी। क्या शायरी महज लफ्ज़ों का खेल है, लफ्ज़ों की जादूगरी है, लफ्ज़ों की कारीगरी है, या एहसास की सतह पर लफ्ज़ों को जीने का मामला है? वाह जी जी। अगर आप सच्चे एहसास के साथ लफ्ज़ियात को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लफ्ज़ उसमें ढल कर आएगा। अगर लफ्ज़ डिक्टेट हो रहा है आपके एहसास से तो फिर वो एहसास की शर्तों के हिसाब से आएगा जी। और अगर आपने पहले से कुछ तय कर रखा है और उसके बाद लफ्ज़ ढूंढ रहे हैं उसके लिए तो फिर वो कारीगरी हुई और वो कारीगरी बहुत देर तक आपको डेज़ल कर सकती है, स्टार्टल कर सकती है जी। शब्दों की जादूगरी एकदम से आपको स्टार्टल भी करती है जी। लेकिन शायरी चौंका देने का फन नहीं है। जी 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 जी। शायरी चौंका देने वाला फन नहीं है जी। शायरी तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि धीमी आंच में पकता हुआ चावल। वाह 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 जी। जो अगर धीमी आंच में चावल पकता है तो उसका जिगर तक गल जाता है जी। वाह। और अगर भड़कीली आंच में चावल पकेगा तो कनी रह जाएगी। जी जी। एक बात। दूसरी बात जो आपने फरमाई कि मैं कुछ नहीं होता हूँ, मैं अंदर दुनिया जी रहा हूँ, घर है, बार है, फैमिली है, माँ है, बाप थे, वालिद थे, साहब थे, वालदा साहिबा थी, बच्चे, ये सब, ये मेरा एक सतह का जीना है। लेकिन एक जीवन वो है जो सिर्फ मैं जी रहा हूँ, जिसमें कोई शेयर नहीं है। उस जीवन में मैं जितना सच्चा होऊंगा लफ्ज़ उतनी ही सच्चाई बयान करेंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। अगर आपके पास सच्ची शायरी है तो आप अपने आप को धोखा देकर 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकते। चुनाचे लफ्ज़ में जो तासीर पैदा होती है वो इसलिए पैदा होती है कि मुझे आपसे बात करना है। When the heart is full, the words are few.
वाह, जब आपका दिल भरा हुआ होता भरा है हुआ होता है तो जी। शब्द बहुत कम निकलते हैं। जी जी जी। ऐसी सिचुएशन जब भी शायरी होना चाहिए, हम्म। इसके अलावा शायरी नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए जी। मतलब ये आप कोई चीज़ तय करके कि मुझे ये करना है, नहीं हो नहीं सकता है जी जो अंदर से उगती है, बचती है, जी। वो चीज़ शायरी हुआ करती है। और उसके लिए फिर वही ज़ुबान आप इस्तेमाल करेंगे जो आप अपने मुखातबत में इस्तेमाल, जो आप अपने आप से संबोधन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वाह। मुझे बताइए कि कभी आपने देखा है कि किसी के घर में आग लगी हो, रात को 3 बजे वो घर से निकल के भागे, तो क्या वो ये कहता हुआ भागेगा क़िबला हुजूर तशरीफ़ लाइए, मेरा खाना नजर आतिश हुआ जा रहा है? वो तो यही कहता हुआ भागेगा कि दौड़ो, बचाओ, घर जला मेरा, मोहल्ले वालों कहाँ हो, हम सारे कहाँ हो, हाँ, ये कहेगा। यही कहेगा। तो शायरी एहसासात और जज्बात के जब उस मकाम पर पहुँचती है जी तो फिर लफ्ज़ खुद निकलते हैं, लफ्ज़ ढूंढे नहीं जाते। जी जी। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल ये है कि समाज में जो कुछ घट रहा है, क्योंकि आपकी शायरी में या किसी भी आपकी तरह एक नामचीन शायर या क्रिएटिव पर्सनैलिटी की शायरी में या उसके क्रिएशन में समाज की चिंता, समाज के मसले हमेशा रिफ्लेक्ट होते हैं। तो क्या बड़ी खामोशी से आप उन सारे मसलों से प्रभावित भी होते हैं, उनसे आप रूबरू होते हैं, चिंतित होते हैं, और फिर वही ढल जाता है आपकी शायरी में वो चिंता? क्योंकि मैं आपकी शायरी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें 60 के भी जवाब हैं, दशक के 70 के भी मसले हैं, 80-90 भी है, और 2018 भी नज़र आता है। आपने मेरे ख्याल में तो सवाल में आपने सारा जवाब खुद ही दे दिया। जी जी। ये तो आपने मेरी मुश्किल और आसान कर दी जी। इसमें मैं आपकी बात की तस्दीक करते हुए और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जी जिसे ये चौथी नस्ल सुन रही है। वाह जी, बेहिचक। और मैं ऊपर वाले की मेहरबानी का किस दूसरा, अगर मैं कहता हूँ कि उसका शुक्रिया अदा नहीं हो सकता कि उसी मोहब्बत से जैसे मुझे पहली नस्ल ने सुना, वैसी दूसरी ने, वैसी तीसरी ने, मेरे अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या तब्दीली पैदा होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी वक्त आया उसके हिसाब से शायरी हुई, उसको एक्सेप्ट किया लोगों ने। और मकबूलियत की इंतहा ये कि हमने उस ज़माने में आँख खोली थी कि जब हिंदी और उर्दू 2 खानों में बटे हुए थे, यानी उर्दू की महफिल अलग होती थी जी, हिंदी की महफिल अलग होती थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इस खाकसार की भी कोशिश हुई। मैंने कहा कि नहीं, इसका दायरा बढ़ना चाहिए, और यह है कि हम आपको सुने, आप हमें सुने जी। और वो जो सिलसिला उठने बैठने का, फिर ये कवि सम्मेलनों की और मुशायरों की साथ साथ की रिवायत में, उसमें बड़ा बहुत ही अहम भूमिका रही है, बहुत ही अहम रोल रहा कि मैंने कहा नहीं, तो वो कभी कभी ऐसा होता था कि मुखालफत का भी सामना कर कि नहीं साहब वो उर्दू की महफिल अलग हो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप सामीन, भाई सामीन बैठे हुए, उर्दू के बैठे हुए, हिंदी के बैठे हुए, दोनों बैठे हैं सामीन, अब उसके अंदर फैसला करके जाएंगे किसने क्या कहा, आप कहिए, आपकी बात। नतीजा हुआ कि वो चीज़ आगे बढ़ी और इतनी मकबूल हुई कि फिर बाद में आपने देखा किस तादाद के अंदर कवि सम्मेलन मुशायरे पूरे हिंदुस्तान, ये मैं आपसे सन 60 से लेकर बात कर रहा हूँ आज तक की, तो उस वक्त बिल्कुल मुगायरत थी, बिल्कुल अजनबियत थी, लेकिन वो अजनबियत ख़त्म हुई। और अजनबियत ख़त्म होने में क्या हुआ कि एक तो जो इस हिंदी में क्लिष्टता थी वो कम हुई, इसलिए कि अब तो सुनने वाले बैठे हुए हैं, ऐसी भाषा अगर आप प्रयोग करेंगे कि वो नहीं समझेंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। इसी तरीके से तो ये सिंपलिसिटी की तरफ जो चला सिलसिला, ये क़ुर्बतों की वजह से चला। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे तो आज की तारीख में मतलब उर्दू वाले जितनी मोहब्बत करते हैं हिंदी वाले उससे कहीं इतनी मोहब्बत करते हैं जिस तरीके से हिंदी वाले करते हैं उर्दू वाले। तो ये सूरत हाल जो बनी है वो इसलिए बनी है कि मैंने उन सारे पर्दों को उठाने की कोशिश की कि जो बीच में दरमियान में हायल थे, उन पर्दों को हटाने में एक तो नतीजा हुआ कि हमें ऑडियंस बड़ा मिला। मिसाल के तौर पर उर्दू का ऑडियंस अगर 5000 का है तो 10,000 का हिंदी का ऑडियंस भी उसके अंदर शामिल, तो बात को दूर तक जाने का मौका मिला, एक बात। दूसरी चीज़ ये हुई कि उसमें एक लिहाज होता है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बात करें, आपको मेरे जज्बात का लिहाज होगा, मुझे आपके जजबात का लिहाज बिल्कुल होगा। मैं एक अपने मुआशरे में बात करूँगा, उसका तरीका दूसरा होगा, आप अपने मुआशरे में बात करें। तो ये जो एक समन्वय कायम हुआ मतलब शायरी के ज़रिए और कविता के ज़रिए, इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि है पूरे समाज के अंदर। अब जहाँ पर आपने बात छेड़ी है कि साहब
नई उम्र के बच्चे जो है वो भी आज की तारीख में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पुराने नस्ल के लोग जो है वो भी जुड़े हुए हैं। तो इसमें मेरा कोई हुनर नहीं मुझे मालूम होता, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने अपने आप को वक्त के साथ ज़िंदा रखने की कोशिश की है। मैं कभी भी ये नहीं हुआ कि एक चीज़ पर अटक गया हूँ। जो मुतालबात, जो तकाज़े सामने आते रहे, शायरी वही रूप इख्तियार करती रही। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नई जनरेशन हमें कई बार लगता ज़रूर है। इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल है कि जिस वक्त आप 55 और 60 के आसपास जब आप एक नौजवान के तौर पर इन चीज़ों को देख रहे थे, तो जैसे आज मैं 2018 में देखूं तो मेरे जहन में ये सवाल आता, हो सकता है ये मेरी नासमझी हो और मेरी जानकारी भी पूरी तरह दुरुस्त ना हो, क्योंकि मैं जिस तरह का सहाफ़ी हूँ, पत्रकार हूँ, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल मसलों से रूबरू होता रहता है। जी, लिटरेचर की दुनिया में हम ज़रूर, क्योंकि हमारा एक इंटरेस्ट नहीं, मगर आपकी सारी गुफ्तगू लिटरेरी है, माफ़ कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। उस वक्त क्या, जैसे ये सवाल, जैसे आज मैं सोचता हूँ कि दूसरे वसीम बरेलवी कहाँ, दूसरे बशीर बद्र साहब कहाँ, तो क्या ये सवाल बेमानी है? जब आप 1960 में आप देखते थे तो क्या हरिवंश राय बच्चन दूसरा कहाँ, या फिर और जो नामचीन शायर थे उस वक्त के, या वाकई कहीं कुछ वैक्यूम वक्त के आते आते क्रिएट होता है? देखिए, मैं इसको तो जो कहना चाहिए कि वो जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, ये तो उसके ऊपर सवाल खड़ा करना होगा जी, कि साहब के आगे वो पैदा नहीं करेगा, वो पैदा होंगे जी, हमसे बेहतर करने वाले पैदा होंगे। हम अपने आप को ये नहीं समझते कि हरफ़े आखिर हो गए। हमने बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधी की, फ़िराक साहब के कदमों में बैठे, शमीम किरानी साहब, मशहूर वाइदी साहब, सरदार जाफरी साहब, सारे बुज़ुर्गों के साथ बैठे जी, और एक लंबा वक्त उनके साथ बैठ के गुजारा, उनके तौर तरीके देखे, उनकी शायरी सुनी, उनसे सीखा। तो आज आप मुझे इज्जत दे रहे हैं यहाँ पर। अब जो यंग जनरेशन है वो अगर इन लोग, आज के बड़े लोगों को या उम्र रसीदा लोगों को सुन रही है, पढ़ रही है, देख रही है, तो उनको उनके संस्कार ज़रूर मिलेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और कुदरत के कारखाने में कमी कभी नहीं हुई है, कौन किस वक्त क्या बन के निकल जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त जो नई जनरेशन शायरी की तरफ तेज़ी से भाग रही है, ख़ास तरीके से इंटरनेट वाली, ख़ास तरीके से इंटरनेट, इनसे मैं ज़रूर इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ। और मैंने अक्सर कहा भी है, इंटरव्यू में भी कही ये बात, और लिखित में भी है मेरी बात, कि इन बच्चों से मेरी दरख्वास्त ये है कि ये शायरी साधना का मामला है जी जी। दुनिया के और किसी शोबे में कटशाट मेथड हो सकता है, आप रातों रात जनाब अली कुछ से कुछ हो जाते हैं, सियासी तौर पर, माली तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर जी, लेकिन आर्ट और कल्चर का मामला जो है ये एक दो दिन की चीज़ नहीं होती। शायरी है, कविता है, कहानी है, नावल है, मतलब जो क्रिएटिविटी जो है ये आपसे परिश्रम मांगती है, साधना मांगती है। इसमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, हालात से जूझने की ज़रूरत है, चीज़ों को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, और आत्मसात करने की ज़रूरत है। जितना आप बुज़ुर्गों को पढ़ेंगे, बड़े शायरों को, बड़े कवियों को पढ़ेंगे, उतना ही आपकी सोचों के अंदर तब्दीली भी पैदा होगी और आपको सकारात्मकता भी उसके अंदर मिल जाएगी। मतलब तहरीरी तौर पर, अदबी तौर पर, साहित्यिक तौर पर जितना भी आप कहना चाहिए धनवान होंगे, उतना ही आपके कलम के अंदर ताकत पैदा। बेशक, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और मुझे याद भी आता है कि अभी के जो नौजवान शायरों को या कवियों को हम देखते सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इंटरनेट या टेलीविज़न के लिए तैयार जनरेशन है। हाँ, वो बच्चे थोड़ा सा जल्दी हैं, और देखिए उनकी भी खता नहीं है, क्योंकि इस वक्त बाज़ारवाद है, और कुछ से कुछ चीज़ें आप देखिए कैसे क्या होती जा रही है, और इतने मामलात हाथों से बाहर जाते हुए लग रहे हैं कि अब तो दुआ ही करते हैं कि वापस आ जाए हाथ। बिल्कुल, इसीलिए शायरी की जगह लतीफ़ेबाजी है, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं तो कमेंट नहीं करता उसके ऊपर। बिल्कुल नहीं, आपकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ। लेकिन ये कि मैं अक्सर कह देता हूँ कि देखिए हम जिस मंच के ऊपर खड़े हुए हैं, ये गालिब व मोमिन की विरासत है, ये जिगर हसरत फ़ानी की विरासत है, ये फ़िराक की विरासत है। या अगर कभी सम्मेलन और मुशायरे के मंच पर हैं तो हम ये कहते हैं कि ये दिनकर जी की विरासत है, निराला जी की विरासत है, ये महादेवी वर्मा जी की विरासत है। इस पर हमारे मुंह से अगर एक वाक्य, एक जुमला भी अदब से घिरा हुआ
अदा होता है जी, तो उनकी रूहें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। बेशक। एक और इसी से जुड़ा सवाल मेरे जहन में ये आता है कि अगर मैं बात करूं हिंदी और उर्दू को एक दूसरे से जो उनका ताल्लुक़ है कि बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, बहनें हैं, मौसी हैं, लेकिन दोनों की हालत जो मुल्क में है वो बहुत इत्मीनान का एहसास हमारे भीतर नहीं करती। मैं आप तो उर्दू प्रमोशनल जो काउंसिल रही है आप उससे जुड़े रहे, 3 साल का आपका वक्फ़ा रहा। न हिंदी के हालात बेहतर हैं मुल्क में, न मैं उर्दू के बारे में उतने अधिकार से नहीं कह सकता, उसके बारे में आप बोल सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही ज़ुबानें ऐसा लगता है कि जिस तरह से इनके प्रमोशन की बात होनी थी, जिस तरह से इनको और साइंटिफिक तो ये हैं ही, इनको और ज़्यादा साइंटिफिक बनाना था, नई जनरेशन तक पहुंचाना था, उसमें कई बाधाएं आ जाती हैं। लेकिन ये दोनों ही ज़ुबानों की स्थिति देखकर आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? आपके दर्द में मैं पूरी तरह शरीक हूँ जी, लेकिन इसमें शायद उर्दू और हिंदी की इतनी ख़ता नहीं है जी, या उर्दू वालों और हिंदी वालों की इतनी ख़ता नहीं है जितना एक टोटल जो हमारा मुल्क का सियासी और समाजी सिनेरियो है जी, वो इसका जिम्मेदार है। जी, हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई, हमारी तरजीहात बदल गई। यानी आपने तुलसी और कबीर पैदा किए थे, उस ज़माने में पैदा किए थे जब आप संस्कारों से पूरी तरीके से जुड़े हुए थे। आज आप जिस स्टेज में दाखिल हो चुके हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, वो पूरे हिंदुस्तान के कहना चाहिए एक पूरे दौर की बात कर रहा हूँ जी, जी, जहाँ पर आपका ये दर्द उभर कर आया है, जहाँ हिंदी के कलम वाले, उर्दू के कलम वाले सब इस बात पे सोच रहे हैं कि आज आपका कोई काम जो है उस भाषा के बगैर नहीं चल रहा है जिनको आपने देश निकाला दिया है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर आप समझिए कि वो भाव क्यों पैदा हो गया, हीन भावना कैसे पैदा हो गई कि आज भी हम एक बैरूनी ज़ुबान को, एक बाहर की ज़ुबान को जो है उसको बोलकर, उसको पढ़ाकर, उसको लिखवाकर उसके बच्चों के दाखिलों के लिए पब्लिक स्कूलों के चक्कर काट के, सिफारिशें लगवा के, दाखिले करा के, रिश्वतें हर कीमत पर हमने कैसा मुआशरा बना लिया, हमने कैसी सोसाइटी बना ली कि उस भाषा के जो प्रतीक हैं उनके सामने हमारे बच्चे हाथ बांधे खड़े हुए हैं और करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं हम जिस तालीम के ऊपर, जो स्कूल और कॉलेजेस हमने बनाए हैं, वहाँ पर जनाब अली आपको दाखिले के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर जब भीड़ लगी हुई। तो ये कहीं ना कहीं पूरा समाजी उसका ताना बाना जो है वो इसका जिम्मेदार है, एक बात। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो है वो है चरित्र निर्माण अभियान। हिंदुस्तान को किसी और अभियान की ज़रूरत नहीं है, माफ़ कीजिएगा ये बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, स्टेजेस से कह रहा हूँ, इस देश की सबसे पहली प्रायोरिटी चरित्र निर्माण अभियान है। माफ़ कीजिएगा, हमें किसी के पास हमसे बड़ा दुश्मन कोई देश का है ही नहीं। सच कह रहे हैं, हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है अपने होते हुए। जी, हम खाने में मिलावट करेंगे जी, यानी समाजी विश्वास उठ गया। समाजी मैं दुकान पे जाता हूँ, मुझे ये नहीं मालूम है कि इस दूध में सिंथेटिक दूध है या दूध है, जी, मैं बच्चों को पिलाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि धनिया में लीद मिली हुई है, क्रिपल कर देगी, अपाहिज कर देगी, मुझे नहीं मालूम है कि मैं जो चीज़, ये स्थिति जो पैदा हुई है ये भयंकर है, ये बहुत ही भयावह है। मैं आपसे बताता हूँ, हमें संभलना है और समाज की स्थिति ये है कि हर जगह विरोधाभास रखा हुआ है। मुझे अपने ऊपर इस बार नहीं, आपको, अरे आपका घर नहीं चलेगा अगर आपस में आपके और आपकी पत्नी के बीच में विश्वास कहाँ नहीं होगा। ये समाज कैसा चलेगा जिसके अंदर आदमी और खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में विश्वास नहीं है। ये आपने बता दिया कि हम किस तरह क्राइसिस ऑफ फेथ से गुजर रहे हैं। यह ऐसा क्राइसिस ऑफ फेथ है कि इससे जितनी जल्दी भारतवर्ष निकल आएगा, और मैं बच्चों को आगाह कर रहा हूँ इसके, जी, मैं बच्चों को शामिल कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया था आपसे, मैं IIT में क्यों, मैंने कहा बच्चों हम जंग हार गए, अब तुम्हें ये जंग लड़नी है और तुम्हें लड़नी पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात से मोहब्बत करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी बात मानते हो तो सुनो, तुम्हें अपने पिताजी से सवाल करना होगा कि पिताजी तनख्वाह तो आपकी 50,000 रुपये है, 1.5 लाख का टीवी आप कहाँ से लाएँ। क्या बात है। मैंने कहा ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इनके जीवन में 3 मर्द आएंगे, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में। जिस दिन इन्होंने सवाल कर लिया कि नहीं सही पैसे से खाना पकेगा, गलत पैसे से खाना नहीं पकेगा, 2 दिन तो करके देख लीजिए,
2 दिन तो औरत ये एहतजाज करके देख ले, प्रोटेस्ट करके देख, नहीं बनेगा गलत पैसे से खाना। ठीक बात। उसी दिन से देश की तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी और तस्वीर बदलना शुरू हो जाएगी। तो ये चरित्र निर्माण जिस अभियान की आप बात कर रहे हैं, ये समाज से ही निकलेगा? बिल्कुल, मुझसे और आपसे। और कहीं जाने कहीं कोई जाने की जरूरत मेला लगाने की जरूरत नहीं, कोई एसोसिएशन बनाने की। इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज अ सोसाइटी। जी जी जी। एवरी, जिस दिन से मैंने तय कर लिया, जिस दिन से आपने तय कर लिया, जिस दिन से इन्होंने तय कर लिया, जो मेरी बात सुन रहे हैं, हाँ। अपने घर से शुरू करें। हाँ, बहुत बहुत बिल्कुल मैं समझता हूँ बेमिसाल बात है, और इस पर तो बहुत लंबी आपसे बातचीत हो सकती है। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, कोई ताज़ा आपकी गज़ल या नज़्म या गज़ल की तरफ मैं आपको लाऊं जो, या कोई आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो? एक पुरानी गज़ल है जी। नया तो आज पढ़ूंगा मैं जी यहाँ पर, जी कि उसूलों पर जहाँ आँच आए जी टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए? वाह जी। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए? कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। वाह वाह जी। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, जी। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना हाँ, ज़रूरी है। वाह 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 जी जी। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। वाह वाह वाह, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता। क्या बात है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है। जवां नज़रों पे जी कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। जी आप कहते हैं ना बच्चे क्यों, हाँ, आज बच्चे भी आपके साथ क्यों हैं। जी जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। जी। पुराने लोग हैं, अपना ज़माना भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। कि कोई टूटी सी कश्ती ही जी। बगावत पर उतर आए। वाह वाह वाह। कोई टूटी सी कश्ती ही जी बगावत पर उतर आए, जी। तो कुछ दिन को ये तूफ़ान सर उठाना भूल जाते हैं। आहा, वाह 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 वाह। एक रूहानी शख्सियत की ये अपील है। अब मैं इससे ज़्यादा इस इंटरव्यू में क्या कहूँ। मैं भी सब भूल गया हूँ, और मुझे भी लगता है कि उनकी यही बात मुझे याद है कि मैं अपने चरित्र पर ध्यान रखूँ, अपने कैरेक्टर पर ध्यान रखूँ। और जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपसे भी ये गुजारिश करूँ कि इस नायाब शायर को सुनिए, बार बार सुनिए, इंटरनेट पर सुनिए, किताबें पढ़िए, लेकिन अपने चरित्र को हम और बेहतर करें और दुरुस्त करें, और इस मुल्क को ले जाएं उस ऊंचाई पर जहां पर जाने का ये हकदार है। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू होऊंगा। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।